हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 7 जून 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 7 जून 2021 तक की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, जो करंट अफेयर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए आप इस क्लास को जो है अंत तक लेते रहिएगा और पूरी क्लास को आपको जो है नोट भी करना है, ध्यान रखिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना जो है प्रारंभ होगा। ये कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, 20% एथेनॉल मिलाना जो प्रारंभ होगा वो वर्ष 2025 से मिलाना प्रारंभ हो जाएगा। 5 जून को जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि भारत जो है 2025 तक जो है अपने पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल को मिश्रित करेगा। तो इससे जो हमारे जलवायु परिवर्तन है उसकी समस्याओं से निपटने में आसानी हो सकेगी। तो जो COP 21 हुआ था उसकी जो प्रतिबद्धताएं हैं उसको जो है आसानी से पाया जा सकेगा। तो जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने को लेकर के ऐसा किया जा रहा है। तो 2025 तक से ये है जो प्रारंभ हो जाएगा। तो पेट्रोल में क्या मिलाया जाएगा? एथेनॉल मिलाया जाएगा। और कितना परसेंट तक मिला दिया जाएगा? 20% तक एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिलाया जाएगा वर्ष 2025 से। तो देखो, COP 21 जो है उसका आयोजन कब हुआ था वो आप समझ लीजिएगा। देखो, COP 21 जिसको हम पेरिस जलवायु सम्मेलन के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन 2015 में हुआ था और इसका पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। तो इसमें हुआ क्या था, भारत और फ्रांस ने मिलकर के क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, हरियाणा के। तो यहीं पर जो है आपका, और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में जो जलवायु समझौता हुआ है, जलवायु सम्मेलन जो हुआ है, उसको हम जानते हैं COP 25 के नाम से। 2019 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन के मैड्रिड में जो है ये हुआ था। स्पेन की जो राजधानी है आपकी मैड्रिड, वहाँ इसका आयोजन हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो चिली की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा COP 26 का आयोजन जो है वो कौन देश कराएगा? ये आपका COP 26 जो है वो आपका ग्लासगो में जो है होने वाला है। तो ग्लासगो UK में इसका आयोजन होगा COP 26 2021 का। अब आप मुझसे पूछेंगे वर्ष 2020 का जो है COP कहाँ हुआ था? तो वो कोविड-19 के चलते नहीं हो सका था, याद रखिएगा। इसके अलावा पेट्रोल के बारे में यदि हम बात करें तो पेट्रोल का जो है कंपोजिशन क्या होता है, अभी तक की बात करूं तो 83 से 87% तो इसमें कार्बन रहता है, हाइड्रोजन 10 से 14% रहता है, नाइट्रोजन 0.1 से 2% तक रहता है, ऑक्सीजन 0.05% से 1.5% तक रहता है, और सल्फर 0.05 से 6%, और जो मेटल्स रहती हैं वो 0.1% से कम तक रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो कार्बन होता है 83 से लेकर के 87% तक, तो इसमें कार्बन ही पाया जाता है। तो 20% तक अब इसमें क्या मिला दिया जाएगा? एथेनॉल मिला दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति किसे दी? तो मैं आपको बता दूं, जो DGCI है हमारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारा, इसने अनुमति दे दी है स्पुतनिक वी वैक्सीन किसको बनाने को? जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे है, इसको बनाने की अनुमति दे दी है। तो जो DGCI है इसका हेडक्वार्टर में यदि आपको बता दूँ तो न्यू दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। तो इसमें जो स्पुतनिक वी वैक्सीन बनेगी, कौन बनाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो इसके CEO कौन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के? अदार पूनावाला, जो आप नाम जानते होंगे, अदार पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के CEO हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अदार पूनावाला जो है, जो वर्ल्ड फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट आई थी उसमें एकमात्र भारतीय थे जो 10वें स्थान पर काबिज थे। तो टॉप 10 में एकमात्र भारतीय जो थे वो अदार पूनावाला साहब थे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, भारत बायोटेक हैदराबाद कौन सी वैक्सीन बना रहा है? भारत में कोवैक्सीन को भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा DGCI मैंने आपको बता दिया, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसको
जो है जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है इसको भारत में मंजूरी दी जा चुकी है। तो इसको कौन बनाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है हमारा पुणे जो है वो इसको बनाएगा स्पुतनिक वी वैक्सीन। देखो स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो विश्व की पहली वैक्सीन थी जो कि रूस के द्वारा बनाई गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम बताइए तो आप ध्यान रखिएगा स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो कोविड-19 की रूस के द्वारा बनाई गई थी। इसमें ध्यान ये रखना है आपका डबल डोज वैक्सीन है ये। देखो अब तक जो वैक्सीन बनी है वो सारी की सारी डबल डोज ही हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको पता है 2 डोज जो है वैक्सीन की दी जाती हैं। लेकिन एक और वैक्सीन बनाई गई, किसके द्वारा? रूस के द्वारा ही बनाई गई। इसका नाम रखा गया स्पुतनिक लाइट। तो ये जो है आपकी सिंगल डोज वैक्सीन होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोज लगाई जाएगी इस कोविड-19 के लिए। इसके अलावा भारत में और कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? तो एक तो है आपकी कोविशील्ड, तो दूसरी है आपकी कोवैक्सीन। कोविशील्ड आपका कौन बना रहा है? कोविशील्ड जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे इसके द्वारा बनाई जा रही है। इसके CEO कौन है? आधार पूनावाला साहब हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोवैक्सीन को कौन बना रहा है? तो कोवैक्सीन को जो है वो आपका भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये दोनों ही वैक्सीन जो है वो भारत में यूज में ली जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, याद रखिएगा। इसके अलावा DRDO के द्वारा भी एक ड्रग बनाई गई थी, उसका नाम था 2DG। यदि आपको याद हो तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपका DRDO के द्वारा बनाई गई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। पूछा जाए आपके इससे अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जो हैं वो आपके इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यौन टैब नामक जो योजना है वो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई? मैं आपको बता दूं जो 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है यौन टैब योजना। इसमें होगा क्या कि बच्चों को जो है टैबलेट जो है वो वितरित किए जाएंगे। जो लद्दाख है आपका लद्दाख के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। तो दोनों में ही 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको एजुकेशनल टैबलेट जो होंगे वो सौंपे जाएंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चों में जो है इंटरनेट के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इंटरनेट के प्रति जो है ज़्यादा वो इस्तेमाल कर सकेंगे, आगे उनको जीवन में बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये कितने की योजना है? ये 15 करोड़ रुपए की जो है योजना है, याद रखिएगा। लद्दाख के द्वारा शुरू की गई है। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं RK माथुर साहब, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा। तो ये ऑन टैब जो योजना है वो इनके द्वारा शुरू की गई है। तो क्या बांटा जाएगा इसमें? टैबलेट जो है बांटे जाएंगे सभी को लद्दाख के अंदर। लद्दाख में आपको बता दूं भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख ही है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख का एरिया सबसे ज़्यादा है जितनी भी यूनियन टेरिटरी है। अभी भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी यूटी है? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो लद्दाख का ही है, याद रखिएगा। देखो लद्दाख का मैप यदि आप देखना चाहें तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये वाला जो मैप है वो एक्चुअल में इंडिया के पास है। देखो ये वाला जो हिस्सा है अक्साई चीन वाला, ये भी भारत का ही हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अभी भारत के पास एक्चुअल में ये नहीं है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसको हम LAC के नाम से जानते हैं। तो इधर का जो एरिया है वो अक्साई चीन, जो वर्ष 1962 में जो भारत का युद्ध हुआ था चाइना से, भारत चाइना, तो उसमें जो है चाइना के पास ये वाला एरिया चला गया था नेहरू के समय में। तो ये वाला जो एरिया बचता है हमारा, ये लद्दाख वाला जो है, तो इतना रीजन है हमारे पास। इसके साथ ही साथ इधर वाला ये जो रीजन है हमारा, इधर ऊपर वाला, ये होता है आपका POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान के पास है ये वाला एरिया। तो इसको भी हम छीन के लाएंगे और ये जो अक्साई चीन है इसको भी जो है चाइना से हम भारत में इसको शामिल कराएंगे। देखो ये वाला जो रीजन है आपका 1947-48 में ही पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया था। तो उसके बाद जो है ये वाला रीजन जो है पाकिस्तान के पास चला गया था। तो एक्चुअल में जो भारत के पास कश्मीर है, ये वाला इतना तो जम्मू कश्मीर हो जाता है और इतना जो है हमारे पास लद्दाख का रीजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको बताऊं एक रीजन और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप समझिएगा ध्यान से। देखो ये वाला रीजन तो ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, ये तो चीन के पास चला गया, लेकिन इधर वाला जो रीजन है ये पाकिस्तान के पास चला गया। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम सियाचिन के नाम से जानते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। देखो इस पर भी 1984 में युद्ध हुआ, ऑपरेशन मेघदूत जो है भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। तो इसमें जो है भारतीय सेना ने इस जो सियाचिन ग्लेशियर है इस पर जो है कब्जा पाया। देखो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध का मैदान है। अगर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान यदि आपसे पूछा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर है। 1984
1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला था राजीव गांधी के समय में। तो जो है ऑपरेशन मेघदूत में भारतीय सेना ने विजय पाई थी। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के अंडर है। यदि मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर भी जो है पाकिस्तान या चीन के पास चला जाता तो भारत की जो है कनेक्टिविटी यहाँ पर खत्म हो जाती। तो इधर तो ये पाकिस्तान है और इधर ये जो है चाइना हो जाता है। तो ये यहाँ से अगर सियाचिन ग्लेशियर भी ये ले लेते तो क्या होता, ये चाइना और पाकिस्तान दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाते। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया और भारत के वीर जवानों ने जो है सियाचिन ग्लेशियर पर अपना तिरंगा जो है लहराया हुआ है। अब जानिए जम्मू कश्मीर और ये जो हमारा लद्दाख है इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। देखो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है हमारा, पहले एक ही राज्य हुआ करता था। जब आज़ाद हुए थे 1947 में, तब ये यहाँ के जो महाराजा हरि सिंह थे वो ये चाहते थे क्या हो कि जम्मू कश्मीर जो है एक स्वतंत्र जो है हमारा स्वतंत्र है, ना तो हम भारत के साथ आएंगे ना ही पाकिस्तान के साथ आएंगे। तो 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया, धोखा कर दिया, इधर से जो है अपनी सेना घुसा दी। तो उसके बाद जो है महाराजा हरि सिंह भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के पास पहुंचे। तो नेहरू ने कहा कि आप जो है एनेक्सेशन पे जो है साइन कीजिएगा, धारा 370 लगेगी, आप जो है इसके तहत भारत में जो है शामिल हो सकते हैं और इसके तहत ही जो है आपको अंदर प्रवेश मिलने वाला है। तो ऐसा इसके बाद जो है धारा 370 लगी तो जम्मू कश्मीर जो है अस्तित्व में आया। उसके बाद क्या हुआ, धारा 370 को 31 अक्टूबर 2019 को जो है हटा दिया गया। उसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक तो आपका जम्मू कश्मीर बना, दूसरा लद्दाख का रीजन बना। तो दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। तो जम्मू कश्मीर के जो है पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। और अभी हाल ही में कौन उपराज्यपाल हैं, तो मनोज सिन्हा साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उसके अलावा लद्दाख के बारे में बताऊं, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला रीजन जो है वो लद्दाख ही है। और इसके उपराज्यपाल कौन है, तो आर.के. माथुर साहब जो हैं वो इसके उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। देखो लद्दाख के बारे में एक बात और आप ध्यान रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, वो हेमिस नेशनल पार्क है। तो इसको जो है ये लद्दाख में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं आर.के. माथुर का ये हो जाता है। तो लद्दाख में एक और झील स्थित है, वो आप ध्यान रखिएगा कौन सी है। ये झील को तो आप पहचानते ही होंगे, पेंगोंग सो लेक जो है वो ये है। तो ये जो है हमारी कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में जो भारत और चीन की सीमा है इसी पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत झील है। इसको आपने कौन सी मूवी में देखा है, 3 इडियट मूवी देखी है आपने। ये वाला जो सीन फरमाया गया था, ये देखो ये यहीं पर पेंगोंग सो लेक का ही जो ये सीन है। तो लद्दाख में ये मूवी शूट हुई थी, कौन सी, 3 इडियट, आप ध्यान रखिएगा। आप देख ही सकते हैं ये जो है आपका वायरस हो जाता है, तो इसके द्वारा ये जो है ये मूवी यहीं पर फिल्माई गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, यह दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ था। देखो 5 जून को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP की स्थापना हुई थी, इसीलिए जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा नैरोबी के केन्या में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, 1972 में इसकी स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन ये दिवस मनाना 1974 से प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा यह दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ था, 1974 से इस दिवस को मनाना स्टार्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो कि हमारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये जो संस्था है हमारी, इसके द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं UNEP के बारे में बताई दिया, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन पर्यावरण दिवस मनाना आपका 1974 से ही प्रारंभ हुआ था। देखो वर्ष 2021 की जो होस्ट कंट्री है वो आपको याद रखना है कौन है, ये पाकिस्तान जो खच्चर कंट्री है वो इसका होस्ट कंट्री है। और इसका जो है थीम क्या है, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, ये जो है इसकी थीम है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसकी जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई। इसमें मैं आपको बता दूं 2018 तक की 2021 में जो एग्जाम हुए थे उसमें 2018 तक की थीम जो है पूछी गई थी। तो री इमेजिन, रिक्रिएट जो है, इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, ये जो है इसकी थीम है। तो इसका जो है होस्ट कंट्री कौन है, पाकिस्तान है, याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 2020 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो किसके द्वारा जो है होस्ट किया गया, तो कोलंबिया के द्वारा जो है होस्ट किया गया था। इसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर, याद रखिएगा ये इसकी थीम थी।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं वर्ष 2019 का क्या मसला था। वर्ष 2019 जो है वो आपका चीन के द्वारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इसकी जो थीम थी वो बीट द एयर पॉल्यूशन, जो आप देख ही रहे होंगे एयर पॉल्यूशन को इसमें दिखाया गया है। तो ये चीन के द्वारा होस्ट किया गया था, बीट द एयर पॉल्यूशन इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है 2018 वाला, इसको भारत के द्वारा होस्ट किया गया था और इसकी थीम क्या थी, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो इसकी थीम थी। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे भारत जो है काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर भारत ने बैन भी लगाया था और कम से कम जो है यूज को कहा गया। तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी जो है बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो इसकी थीम थी। 2018 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है। अगला ये मैं आपको बता दूं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं उसकी जो है हाल ही में घोषणा की गई थी। किसके द्वारा घोषणा की गई थी, नीति आयोग के द्वारा बताए गए थे। तो नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं वो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण से रिलेटेड जो गोल होते हैं इसमें जो है आपके 17 गोल हैं टोटल। तो जो आपके यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा इनका लक्ष्य निर्धारित किया गया, 2015 में ये निर्धारित किए गए थे। तो 2030 तक इन लक्ष्यों को हमें पाना है। तो अब मैं आपको बता दूं, नीति आयोग के द्वारा भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें टॉप पर जो राज्य रहा वो तो रहा केरला, लेकिन लास्ट की अगर मैं बात करूं तो जिया वो बिहार के लाला, लास्ट पे आपका बिहार राज्य रहा है, ध्यान रखिएगा। तो टॉप पर आपका केरल है और नीचे से टॉप पे आपका बिहार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। मैं आपको बता दूं जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हुआ है, कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में एक जो है अभी ज्वालामुखी और फटा था, या आपको यदि याद हो तो माउंट सिनावुंग जो ज्वालामुखी था वो भी अभी हाल ही में इंडोनेशिया में ही फटा था। तो ज्वालामुखी होता क्या है पहले वो आप देखिएगा। देखो ये आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रहा होगा। ज्वालामुखी क्या होता है, जब मान लीजिए जैसे जो नीचे जो हमारी अर्थ की प्लेट्स होती हैं वो यदि आपस में जैसे एक प्लेट मान लीजिए ये एक प्लेट ही है, तो एक नीचे जैसे आपस में जब टकराती हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो यहाँ से इनको स्पेस मिलता है तो क्या होता है यहाँ से जो है लावा निकल करके बाहर आ जाता है। तो जो बाहर निकलता है उसको लावा कहा जाता है। उसके बाद जो है जब लावा बाहर निकल के सूख जाता है तो बाद में जो झील बनती है उसके बाद उसको कहा जाता है क्रेटर झील। भारत में एकमात्र क्रेटर झील के बारे में यदि बात करूँ तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो क्रेटर झील है भारत की एकमात्र। तो जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वो कहाँ पर फटा है, जो आपका इंडोनेशिया में जो है फटा है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर ज़्यादातर फटते हैं, मैं आपको बता दूं, जो आपका जो हमारा जो पैसिफिक ओशियन हो जाता है, इसमें जो हमारी रिंग ऑफ द फायर है, रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन है, इसके अंदर ही ज़्यादातर जो है ज्वालामुखी फटते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका संभावना जो ज्वालामुखी के फटने की होती है वो यहीं पर होती है। इसीलिए तो मैं आपको बताऊं मेन जो ज्वालामुखी है वो आप समझ लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर जो है पैसिफिक ओशियन है, जो यहाँ पर यूएसए के पास जो यहाँ पर जो है मोना लाओ ज्वालामुखी है। तो मोना लाओ ज्वालामुखी जो है वो आपका हवाई द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको और बताऊँ स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर, उसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्राम्बोली को ही कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया मोना लोआ ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये आपका है इटली में। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है आपका बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान सी में स्थित है, याद रखिएगा। तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर है उसमें जो है ज़्यादातर जो आपके जो ज्वालामुखी होते हैं वो फटते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से किस देश ने कृत्रिम द्वीप तैयार करने की घोषणा की। देखो जो डेनमार्क है, समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, इसके कारण जो है वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की। तो इन्होंने क्या कहा है कि हम जो है अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे, वहाँ पर जाकर आराम से रहेंगे। इनको जो है ऐसी इनके द्वारा घोषणा की गई। अब हुआ क्या, इसका जो है विरोध करना चालू कर दिया लोगों ने। विरोध का कारण क्या है, विरोध का कारण है पर्यावरण। मैं आपको बता दूं जो यूरोप के कंट्री हैं, आपके जो आपका स्वीडन हो जाता है, डेनमार्क हो जाता है, आपका फिनलैंड हो जाता है, ये सब पर्यावरण के मामले में बहुत ही ज़्यादा सजग कंट्री हैं। तो ये पर्यावरण जो है दूषित हो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पर्यावरण कैसे इसमें दूषित होगा, भारत में तो इसकी कोई चिंता ही नहीं करता है। देखो पर्यावरण मान लीजिएगा यहाँ से जो है दूसरा आइलैंड बनाया जाएगा तो लोगों की जो है आवाजाही होगी, ट्रक से माल ज़्यादा जाएगा,
तो इनका ये कहना है कि उससे जो है पर्यावरण दूषित होगा, उससे जो है ऑक्सीजन ट्रक जो है ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि हम जो है इलेक्ट्रिफाइड ट्रक वगैरह चलाएंगे। तो ऐसा जो है जो डेनमार्क की संसद है इसके द्वारा जो है इस बिल को पास कर दिया गया। तो कृत्रिम द्वीप जो है तैयार किया जाएगा डेनमार्क के द्वारा। अब ये द्वीप जो है कब से कब तक तैयार होगा, तो 2030 तक जो है 2035 तक जो है वो इसकी नींव वगैरह भर करके एकदम तैयार हो जाएगी। लेकिन ये आइलैंड कब तक पूरी तरीके से बन करके तैयार होगा, तो 2070 तक जो है ये जो आइलैंड है पूरी तरीके से जो है तैयार हो जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है वो मैं आपको बता दूं, तो लिटेनहोम द्वीप जो है वो इसका नाम रखा गया। ध्यान रखेगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डेनमार्क जो है अपना कृत्रिम आइलैंड है इसका नाम क्या रखा है, तो लिटेनहोम जो द्वीप है वो इसका नाम रखा है। तो इसमें जो है 35,000 से ज़्यादा लोग तो हैं वो इसमें रह सकेंगे। तो डेनमार्क की जो है मुख्य भूमि है उससे इसको जोड़ दिया जाएगा। ये आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कृत्रिम आइलैंड बनाया जाएगा। इसका ये जो है डेनमार्क का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। काफ़ी टन मिट्टी जो है इसमें लेकर के जाया जाएगा, मिट्टी को डाला जाएगा समुद्र में और कृत्रिम आइलैंड जो है बनाया जाएगा। तो इसको जो है डेनमार्क से कैसे जोड़ा जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूं, डेनमार्क की जो मुख्य भूमि है उससे जो है वो जोड़ दिया जाएगा। तो जो टनल होंगे, रिंग रोड होंगे, मेट्रो लाइन होंगे, इसके माध्यम से जो है इसको जोड़ दिया जाएगा। इसका आकार क्या रहने वाला है वो आप ध्यान रखिएगा, 2.6 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका आकार रहने वाला है। तो मतलब 2.5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो है इसका एरिया होगा। और इसका विरोध का कारण मैंने आपको बताया, पर्यावरण ही ये जो इसका विरोध का कारण रहने वाला है। तो ये जो है आपका इसमें डेनमार्क में आपको दिखा दूं तो वर्ल्ड जो है हमारा यूरोप के मैप में दी जाएंगे तो यहाँ पर डेनमार्क स्थित है, इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए आप डेनमार्क आपके सामने आ गया। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो आप ध्यान रखिएगा, कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है और डेनिश जो है वो यहाँ की लैंग्वेज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुक्त कोरोना ग्राम प्रतियोगिता जो है वो शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है कि गांवों में जो है कोविड-19 की गाइडलाइन जो है उसका पालन कराना इसका जो है उद्देश्य है। तो ये जो है ऐसी योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, क्योंकि गांव में जो क्या हो रहा है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। देखिए अभी तक गाँव में उतनी तरीके से कोरोना नहीं फैला है, यदि गाँव में ये फैल जाता तो स्थिति जो है ज़्यादा भयावह हो जाएगी। इसको लेकर के सरकार सजग है। तो गाँव में जो है कोविड-19 की गाइडलाइन जो है उनका पालन कराना है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है ऐसी योजना शुरू की गई। तो कोरोना मुक्त ग्राम योजना, इसमें जो है अवार्ड दिए जाएंगे। जो पहले नंबर पर रहेगा उसको 50 लाख रुपए का जो है अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे नंबर वाले को 25 लाख, तीसरे नंबर वाले को 15 लाख अवार्ड जो इनाम के रूप में इनामी राशि दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसी योजना जो है कोरोना मुक्त ग्राम योजना स्टार्ट की गई। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो हैं वो कौन है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो है महाराष्ट्र की सरकार के बारे में बात करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र का जो मैप है पहले आप वो देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये रहा हमारा महाराष्ट्र का मैप, इसकी जो है सीमा किस किस के साथ ये जो साझा करता है। इधर तो आपका गुजरात आ जाता है, इधर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, इधर आपका छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक और गोवा के साथ महाराष्ट्र जो है सीमा साझा करता है। राजधानी यहाँ की क्या है, मुंबई जो है वो यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई को क्या कहा जाता है, माया नगरी के नाम से। भारत की इकोनॉमिकल जो कैपिटल है वो मुंबई ही है, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। देखो जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वह महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, गोवा के भी राज्यपाल यही हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तो कोविड-19 से निपटने को लेकर के गांवों में जो कोरोना ना फैले उसको लेकर के योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के युद्धपोत खर्ग में भीषण आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया। देखो ईरान का एक युद्धपोत था, उसमें क्या हुआ, भीषण आग लग गई। तो ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत था और ये जो है इसका नाम जो है ये खर्ग आइलैंड भी था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो इसमें लग गई भीषण आग, उसके कारण ओमान की जो खाड़ी है वहाँ पर ये जो है डूब गया। गल्फ जो ओमान है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आप मैप में भी दिखा सकता हूँ। ये जो खर्ग जो जहाज युद्धपोत था वो यहाँ इनका ये जो है ईरान का डूब गया है। तो इसमें मैप में यदि आप देखेंगे तो ओमान जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर ये जो है डूबा है। तो इसमें अब इंडिया जो एशिया का मैप है उसमें यदि आप देखेंगे तो ओमान कंट्री आपका ये रहा। देखो ये तो आपका इंडिया रहा, तो इंडिया के बगल में कौन है, ये खच्चर कंट्री पाकिस्तान, फिर आपका हो जाता है ये इधर अफगानिस्तान है और इधर ईरान हो जाता है। तो ईरान का ये युद्धपोत था, ओमान की खाड़ी में ये जो है भीषण आग लगने के कारण जो है डूब गया है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। ईरान के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तो ईरान की जो है, देखो ईरान की राजधानी क्या है, ध्यान रखिएगा। ईरान की राजधानी जो है तेहरान जो है यहाँ की राजधानी है। यहाँ की नई करेंसी क्या बनाई गई, पहले जो यहाँ की करेंसी हुआ करती थी रियाल हुआ करती थी, लेकिन यहाँ की जो है मुद्रा अवमूल्यन की वजह से यहाँ की नई करेंसी टोमान बनाई गई, ध्यान रखिएगा। देखो ईरान का एक शहर है जो है रामसर, तो रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ। उसमें जो हमारी विश्व की वेटलैंड जो साइट है, वर्ल्ड वेटलैंड जो साइट है, उनका जो है संरक्षण के बारे में बात कही गई थी। तो 2 फरवरी 1971 को हमारा हुआ था विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण जो है सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। उसमें होता क्या है, वेटलैंड साइट को घोषित किया जाता है। तो इसमें जो है भारत की यदि वेटलैंड साइट की बात करूं, रामसर साइट की बात करूं, तो 42 भारत की जो है रामसर साइट हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में भारत की पहली रामसर साइट थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो है में लड़कियों के लिए कितना % आरक्षण की घोषणा की। तो मैं आपको बता दूं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने घोषणा की कि जो है लड़कियों जो हैं उनके लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। किस किस के लिए, इंजीनियरिंग और जो मेडिकल के जो सेक्टर है उसमें जो है ऐसी घोषणा की गई है। तो बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की भागीदारी हो सके, ऐसी जो है योजना की घोषणा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार के द्वारा इसकी योजना की स्टार्ट की गई थी, याद रखिएगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं आपके सामने, कौन है, नीतीश कुमार। अभी जो हाल ही में मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी नीति आयोग के द्वारा, उसमें सबसे नीचे से टॉप किसने मारा था, वो बिहार ने मारा था। यही बिहार के मुख्यमंत्री आप देखिएगा। बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य का कारण क्या है, यहाँ पर कोई भी स्टार्टअप जो है यदि स्टार्ट होता है तो उसको जो है स्टार्ट नहीं होने दिया जाता है। यदि मान लीजिए बिहार में कोई भी व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसको जो है पहले से ही टांग खींच करके दबाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जो है बिहार पिछड़ जो बीमारू राज्यों में जो है इसकी गिनती होती है। देखो उत्तर प्रदेश इससे जो है अब उभर रहा है। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो इंडस्ट्री का माहौल काफ़ी ज़्यादा बना है, लेकिन बिहार अभी भी पिछड़ा जो है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसका ताज़ा उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं तो खान सर के बारे में आप जानते होंगे। देखो खान सर का क्या मुद्दा था, खान सर जो है अपनी जो है पढ़ाई के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर जो है अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन क्या हुआ, लोग जो हैं उनका सफलता उनसे नहीं चूमी गई। तो लोग क्या करते हैं, यदि आप किसी की सफलता नहीं पच रही है, आप उनको जो है तो क्या करो, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यदि आप जो है उनका नाम उनसे नहीं पचाया जा रहा तो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो बेवजह बदनाम किया गया, इससे खान सर को कोई नुकसान नहीं हुआ। खान सर जो है पहले भी पॉपुलर थे, आज भी पॉपुलर है, लेकिन कुछ लोग जो है उनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, वो यही करते हैं। तो बिहार जो है इसीलिए जो है पूरा पिछड़े राज्य में जो है इसकी इसीलिए गिनती होती है। तो बिहार के बारे में बताऊँ आपको, बिहार पहले राज्य ऐसा नहीं था। देखो बिहार से जब झारखंड यहाँ पर था तो झारखंड और बिहार दोनों जो मिलकर के एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2000 में क्या हुआ, झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया। देखो झारखंड जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है आपके जो आपका मिनरल के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच जो है आपका स्टेट होता है। तो जो है सबसे ज़्यादा जो आपके कारखाने वगैरह थे वो झारखंड में चले गए, तो बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं। तो बिहार इसीलिए जो है पिछड़े बीमारू राज्यों में गिनती उसकी होती चली गई, झारखंड इससे अलग हो गया। उसके बाद देखो वर्ष 2000 में जो है 3 राज्य जो है अलग होकर के बने थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और बिहार से जो है झारखंड अलग होकर के बना था। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना जो है वो यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। फागू चौहान जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है, वो आप याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ का जीआई टैग वो आपको याद रखना है, शाही लीची जो है वो यहाँ का एक जीआई टैग है। देखो जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग का जो अधिनियम आया था वर्ष 1999 में इसका अधिनियम आया था। यदि मैं आपसे पूछूँ पहला जो है जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होने के कारण इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। मैं आपको बता दूं इजराइल के जो प्रधानमंत्री अभी तक कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू जो थे वो अभी तक जो है यहाँ के प्रधानमंत्री थे। अभी यहाँ का जो है काफ़ी विवाद भी रहा। देखो मैं आपको बताऊं बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है वो सबसे ज़्यादा सीट्स तो इसके पास हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी भी के भी पास नहीं है। तो विपक्षी जो दल हैं उन्होंने आपस में हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि हम जो है
बारी बारी से जो है यहाँ के प्रधानमंत्री रह लेंगे। तो जो अभी नेफ्ताली बेनेट जो है वो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री रहेंगे वर्ष 2030 जो है आपका 23 तक जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद एयर लेपिड जो है वो 2023 के बाद जो है एयर लेपिड जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो बंदरबांट इन्होंने यहाँ पर कर लिया है कि कुछ दिन आप रह लीजिएगा, कुछ दिन आप रह लीजिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनको सत्ता से बाहर कर दीजिएगा। यही होता है जब विपक्षी दल आपस में मिल जाते हैं, तो जो सत्ता पल होता है, दल होता है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती हैं, लेकिन उसको भी सत्ता से वंचित रख दिया जाता है। तो इजराइल के हाल ही में 11वें राष्ट्रपति भी चुने गए थे। उनका नाम क्या था? ईसाक हरजोग उनका नाम था। ये आपके सामने है नेफ्ताली बेनेट जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। इनसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, वो याद रखिएगा। मैं आपको इजराइल का कुछ इतिहास बताना जरूर चाहूँगा। 1947 से पहले इजराइल जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, इंग्लैंड के द्वारा कहा गया था हम जो है इजराइल नामक एक देश बसाएंगे। उसके बाद होता क्या है, 1947 में यूएन चार्टर का जो एक्ट आता है, यूएन के जो पार्टीशन प्लान होता है, उसमें 44% जो है आपका इजराइल बना दिया गया। बाकी जो है 56% जो है वो आपका फ़िलिस्तीन बचा था। तो जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये पूरा फ़िलिस्तीन हुआ करता था, उसके बाद ग्रीन कलर देखिए सिमटता चला गया। उसके बाद हुआ क्या, जो अरब देश थे सारे के सारे, उन्होंने सोचा कि इजराइल जैसा तो कोई देश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इजराइल विश्व में एकमात्र यहूदी देश है। तो उसके बाद जो है 1967 में क्या हुआ, सारे के सारे अरब देश मिलकर के इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन सबकी इतनी औकात नहीं थी कि इजराइल को अकेले हरा पाएँ। अकेले इजराइल को जो है सभी देश जो है एकदम 6 दिनों के अंदर इनको धराशायी कर दिया और अरब देशों को जो है मुंह की खानी पड़ी थी। तो इजराइल के बारे में बताऊं आपको, इजराइल में कौन कौन से जो है इजराइल उसके बाद 1967 में जब जून बार हुआ तो 22% जो है फ़िलिस्तीन के पास हिस्सा बचा और जो है पूरा 80% जो है इजराइल ने हथिया लिया था। इजराइल का फंडा यही है, युद्ध करेगा, युद्ध के बाद आपका जो है हिस्सा जो है हथिया लेगा। तो अब देखो इसके पास कौन कौन से हिस्से बचे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गाजा पट्टी, इधर बचता है वेस्ट बैंक, यही दो है। तो गाजा पट्टी में जो हमास आतंकवादी संगठन है उसने जो है इस पर हमला किया था, किस पर? इजराइल पर। तो इसके बाद जो है इस पर संघर्ष विराम हो चुका है। किसके द्वारा संघर्ष विराम कराया गया? मिस्र के द्वारा संघर्ष विराम कराया गया था। तो अभी हाल ही में अगर 2020 की किसकी बात करूं तो 12% के लगभग फिलिस्तीन के पास हिस्सा बचा हुआ है। बाकी पूरा हिस्सा किसके पास है? इजराइल के कब्जे में है, याद रखिएगा। इजराइल की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है वो आपको याद रखना है। नेसेट जो है वो इजराइल की संसद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत इजराइल का कभी भी खुल के साथ नहीं देता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारा जो है अगर हम इजराइल का साथ देंगे कि आप जो है अतिक्रमण करिए तो आपका वो हिस्सा आपका हो जाता है, तो भारत को क्या होगा, जो पीओके और अक्साई चीन है वो हिस्सा भारत को गंवाना पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो है डेली PDF प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। यदि आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।